हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 3 ट्रेड पॉलिसीज एंड एक्सचेंज रेट का टॉपिक नंबर 7 दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। अच्छा, इससे पहले हमने किया था गोल्ड स्टैंडर्ड। उसमें क्या था, हमारी जो करेंसीज हैं हम उसको इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में मेजर करते हैं या फिर करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करेंसी की बात हो रही है वो कैसी है, नॉन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी, ऐसी करेंसी जिसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो इस करेंसी में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा वो बताया स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गस्टव कैसल ने। क्लियर? उनके हिसाब से द परचेजिंग पावर इज जनरली डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल परचेजिंग पावर। एक एग्जांपल से आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट लिया आईफोन, इंडिया में देखें फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू कितनी है 80,000 और यूएस में देखें उसकी वैल्यू कितनी है $1,000। क्लियर? 30 कैंसिल, क्या आया 80 रुपीज इक्वल्स टू $1। ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट। हमने क्या किया, इंटरनल परचेजिंग पावर यानी कि प्रोडक्ट सेम है, दोनों कंट्री में सेम प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है उसको इक्वलाइज कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी कि आईफोन इंडिया में 80,000 का है, वहाँ यूएस में कितने का है $1,000, तो इक्वल कर देंगे तो ₹80 इज इक्वल्स टू $1। $1 80 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट हमको पता चल गया। The first presentation was made by Wissel, but then it was formed in the scientific way by Gustav Cassel. स्कैनल के हिसाब से इट इज एन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वेयर द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ ईच करेंसी इज एट पैरिटी। यहाँ पे देखो इंटरनल परचेजिंग पावर एक जैसी हो गई, मतलब सेम प्रोडक्ट का प्राइस इंडिया में इतना है यूएस में इतना है, उनको इक्वलाइज कर दो यानी कि ये पैरिटी हो गई दोनों कंट्री में। ये हो जाएगी हमारा एक्सचेंज रेट, परचेजिंग पावर पैरिटी। नाउ टाइप्स ऑफ परचेजिंग पावर, तो मुंजर के हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स। पहला है एब्सोल्यूट वर्जन, दूसरा है रिलेटिव वर्जन। एब्सोल्यूट वर्जन में अभी जो एग्जांपल दिया वही बात है। द एब्सोल्यूट वर्जन कंसिडर एक्सचेंज रेट ऑफ 2 करेंसीज इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में 2 करेंसीज का एक्सचेंज रेट क्या होगा। द प्राइस प्रिवेलिंग इन 2 डिफरेंट कंट्रीज फॉर सेम और सिमिलर प्रोडक्ट डिटरमाइनिंग द परचेजिंग पावर। दोनों कंट्री में एक जैसा प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या चल रहा है उसके बेसिस पर हम परचेजिंग पावर पैरिटी को डिटरमाइन करेंगे या एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल स्टील कपबोर्ड का लिया है। इंडिया में अगर स्टील कपबोर्ड की कॉस्ट कितनी है 1500 रुपए है, सेम स्टील कपबोर्ड की कॉस्ट यूएस में है $200, तो क्या हो जाएगा $200 इक्वल्स टू 1500 रुपीज। 0 चले गए, 2 1 2 और 7.5 तो आ गया $1 इक्वल्स टू 7.5 रुपीज। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज रेट हमने इस तरीके से डिटरमाइन किया। क्लियर? लेकिन जब परचेजिंग पावर पैरिटी में हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहे हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि जो कंट्रीज का हम रेट डिटरमाइन कर रहे हैं उस कंट्री में फ्री ट्रेड होना चाहिए। दूसरा, जो डिमांड पैटर्न है यानी कि कंट्री ए और कंट्री बी दोनों का उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड पैटर्न सेम होना चाहिए। और लास्ट में जिस प्रोडक्ट को लेके हम परचेजिंग पावर पैरिटी डिटरमाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट ही पूरा सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही एब्सोल्यूट वर्जन काम करेगा, अदरवाइज नहीं। इसमें आपके बुक में कुछ लिमिटेशंस दे के रखे हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सटर्नल ओनली। फॉर एग्जांपल, हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेके बैठे हैं जिसकी हमारी कंट्री में डिमांड नहीं है लेकिन दूसरी कंट्रीज उस प्रोडक्ट का डिमांड करती हैं, तो अगर एक्सटर्नल डिमांड होगी तो भी ये काम नहीं करेगा। दूसरा है कि अगर एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि अगर कंट्रीज ने एक दूसरे पे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखे हैं तो भी ये काम नहीं करेगा। क्लियर? थर्ड इज इट इज डिफिकल्ट टू गेट सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब दोनों कंट्री में एक जैसा प्रोडक्ट मिल जाए ये डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री के लोगों का हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो अपना नेक्स्ट लिमिटेशन है सर, हर चीज़ अलग होती है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये सारी चीज़ें अलग होने की वजह से सिमिलर प्रोडक्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। और लास्ट लिमिटेशन ये है कि किसी भी 2 कंट्री का जो परचेजिंग पावर हम कंपेयर कर लेते हैं वो डिफिकल्ट होता है। क्यों? जैसे मैंने यहाँ पे आईफोन लिया, सीधा सीधा कंपेयर कर दिया कि इंडिया में 80,000 है यूएस में 1,000 है, लेकिन जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके बाद उसमें कितनी सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि उसमें हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस। तो क्या दोनों कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक जैसे होंगे?
क्या दोनों कंट्री के टैक्सेस भी एक जैसे होंगे? नहीं ना, स्टिल हमने कंपेयर कर दिया, इसलिए दो कंट्री की परचेजिंग पावर को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। नाउ सेकेंड जो टाइप है वो आता है रिलेटिव वर्जन। ये बेस ईयर से कंपेयर करके बताता है आपको प्राइस। How changes in the purchasing power is possible during a specific time period is determined in the relative version of purchasing power parity theory. Here change in the prices are taken into consideration. अगर देखो प्राइस में चेंज आया है वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, एब्सोल्यूट वर्जन में ऐसा नहीं था। रिलेटिव वर्जन के लिए तीन चीजें चाहिए, एक्सचेंज रेट ऑफ द RT1 बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर से कंपेयर करेंगे तो बेस ईयर का एक्सचेंज रेट क्या होगा RT1, फिर इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ द करेंट ईयर P1 और एक्सटर्नल परचेजिंग पावर एज कंपेयर टू द बेस ईयर, यानी कि जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है XYZ उसकी इंटरनल परचेजिंग पावर करेंट ईयर की कितनी है और उसकी एक्सटर्नल परचेजिंग पावर एज कंपेयर टू बेस ईयर कितनी है। तो फॉर्मूला बन जाएगा RT यानी कि न्यू रेट एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू RT1 P1 बाय P2। अब एक एग्जांपल से देखेंगे इसको। सपोज द बेस ईयर्स रेट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, बेस ईयर का जो एक्सचेंज रेट है इंडिया और यूएस के बीच में वो कितना है, $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज। द प्राइस इंडेक्स इन इंडिया, इंडिया में प्राइस इंडेक्स कितना है 150 और यूएसए में प्राइस इंडेक्स चल रहा है 200। क्लियर? देन द न्यू एक्सचेंज रेट एज पर द इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे RT इज इक्वल्स टू RT1, यानी कि बेस ईयर में देखो बेस ईयर में एक्सचेंज रेट $1 के सामने कितना रुपीस 20 रुपीज, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 इंटू P1 क्या था इंटरनल परचेजिंग पावर, तो इंडिया में प्राइस इंडेक्स कितना है 150 डिवाइड बाय एक्सटर्नल यानी कि दूसरी कंट्री, तो यूएस का प्राइस इंडेक्स कितना है 200, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 है हमारा न्यू रेट। यहाँ पे $1 इक्वल्स टू 15 रुपीज, पहले कितना था $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज, तो चेंज कितना आ गया $1 इक्वल्स टू 15 रुपीज। क्लियर? तो ये जो वर्जन है इसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ये हमको रेट में कितना चेंज हुआ है वो भी बताता है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस देके रखे हैं। जैसे कि पहला लिमिटेशन है ट्रूइज्म। ट्रूइज्म मतलब होता है समथिंग दैट इज ट्रू, तो इसमें लिखा है कि जब हम रिलेटिव वर्जन में कंपेयर करते हैं सिर्फ गुड्स ट्रांजैक्शन लेते हैं, ठीक है, सिर्फ गुड्स का ट्रांजैक्शन लेते हैं, यानी कि दो गुड्स को या दो कमोडिटी को सीधा सीधा कंपेयर कर दिया, लेकिन नहीं, उस कमोडिटी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, इंश्योरेंस होता है, ड्यूटीज, टैक्सेस, ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती है, लेकिन ये इन सबको इग्नोर करता है, तो ये पहला लिमिटेशन हुआ। दूसरा लिमिटेशन है ओनली जनरल प्राइजेस। जब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो हमने सीधा सीधा क्या ले लिया, प्राइस इंडेक्स ले लिया। प्राइस इंडेक्स यानी कि इंडिया में जनरल प्राइस लेवल कितना चल रहा है, यूएसए में जनरल प्राइस लेवल कितना चल रहा है, लेकिन जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो हमको सिर्फ उसी का प्राइस लेना है जिस कमोडिटी का ट्रेड हो रहा है। जनरल प्राइस लेवल में तो सारे कमोडिटीज आ गए, लेकिन जब ट्रांजैक्शन होता है तो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी हम ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ उसी का लेना होता है, लेकिन यहाँ पे ये जनरल प्राइस लेवल लेता है, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। तीसरा है कंपैरिजन ऑफ परचेजिंग पावर। अगेन दो कंट्रीज की परचेजिंग पावर को कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ की लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो अलग है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अलग है, तो जो टैक्सेस ड्यूटीज होंगे वो सब अलग अलग होंगी, जिस वजह से दो कंट्रीज की परचेजिंग पावर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। और लास्ट है टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो गिवन है और वो चेंज नहीं होंगे। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई भी चेंज आता है तो वो ये कंसिडर नहीं करता। तो दो वर्जन है पीपीपी के और दोनों के ही अपने लिमिटेशंस है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।